आज ही सुनते हो, मेरी तबीयत दिन पे दिन खराब होती जा रही है। मुझे तो लगता है कि शायद मैं अब कभी ठीक नहीं हो सकती हूँ। ऐसे मत बोलो भाग्यवान, तुम्हारे सिवा हम दोनों का है ही कौन। देखना तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, बस हमें भगवान पर भरोसा रखना होगा। भगवान भी हमारी ये कैसी परीक्षा ले रहा है। भला हमने इतने क्या पाप किए हैं जिनकी सजा भगवान हमें दे रहा है। एक तो मेरी तबीयत खराब रहती है, ऊपर से ये बारिश का कहर, सारा पानी घर के अंदर घुस आता है। फिक्र मत करो भाग्यवान, मैं कुछ करता हूँ। मैं आज ही जमींदार से बात करता हूँ, शायद वो कुछ पैसों की मदद कर दें जिससे हम अपने घर के छत की मरम्मत कर सकें। आप जमींदार से पैसे मत लीजिए, वो बहुत निर्दयी है। वो अक्सर पैसों के लिए लोगों को सताता है। आप उनसे पैसे न लें, ये हमारे लिए अच्छा ही होगा। नहीं भाग्यवान, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे बस अब यही सही रास्ता दिखाई दे रहा है। गांव में तो जमींदार के सिवा किसी के पास इतना पैसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके। बस गांव में जमींदारी है जो हमारी मदद कर सकते हैं। ठीक है जी, जैसा आपको सही लगे। पिताजी आप चिंता न करें, मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा और माताजी को भी ठीक कर दूंगा और बहुत सारे पैसे भी कमाऊंगा और एक बड़ा घर खरीदूंगा और सब ठीक कर दूंगा। अरे हाँ हाँ चिंटू, सब ठीक कर देना, लेकिन पहले बड़े तो हो जाओ। अगले साल हमें चिंटू को भी तो स्कूल भेजना है, उसके लिए भी हमें अभी से पैसे जोड़ने होंगे ताकि वो पढ़ लिख कर कोई ढंग का काम कर सके। हाँ, लेकिन आप ये सब कैसे करोगे? बारिश के कारण तो आपका काम भी बंद है और ऊपर से मेरे इलाज और दवाइयों के कारण आपकी सारी जमा पूंजी भी तो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। और ऊपर से आप जमींदार से कर्ज लेने की बात कर रहे हो, बिना काम किए वो भी। कैसे आप जमींदार का कर्ज चुकाओगे? मुझे तो बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, बस हमें भगवान पर भरोसा रखना होगा और देखना समय के साथ साथ हमारे घर में पहले जैसी खुशियाँ दोबारा लौट आएंगी। ये सब छोड़ो, मैं चाय बना देता हूँ। तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं, तुम चाय के साथ थोड़ी रोटी खा लेना, जिससे तुम्हें थोड़ी ऊर्जा मिलेगी। मैं दूध पीऊंगा और पहलवान बनूंगा। हाँ मेरे नन्हे पहलवान, अभी बना कर देता हूँ। अगली सुबह घनश्याम तैयार होकर जमींदार के यहाँ पर जाता है। राम राम मालिक। अरे राम 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 राम, बोलो घनश्याम, इतनी बारिश में भीगते हुए कैसे आना हुआ? और हाँ, जरा घर के बाहर खड़े हो जाओ, दिखता नहीं तुम्हारे पैर कीचड़ और पानी से भरे हुए हैं। घर की सारी फर्श खराब कर दी तुमने। चलो अब फटाफट घर के बाहर खड़े हो जाओ। माफ करना मालिक, बाहर बहुत बारिश हो रही है ना, इसीलिए सहारे के लिए जल्दबाजी में घर के अंदर घुस आया। मुझे क्षमा कर दें, मुझसे गलती हो गई। ठीक है, चलो अब घर के बाहर खड़े हो जाओ। घनश्याम घर के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। अब बोलो क्या हो गया, क्यों आए हो यहाँ, क्या काम है? जी मालिक, आजकल बिंदु की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी है और ऊपर से ये बारिश का कहर, सारा पानी घर में घुस जाता है। सोचा कि छत की थोड़ी मरम्मत करवा लूँ, इसीलिए आपके पास थोड़ी मदद की आस लेकर आया था। अगर आप कुछ पैसे की मदद कर देते तो हम पर बहुत मेहरबानी होगी। घनश्याम और जमींदार बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर जमींदार की पत्नी नैना आ जाती है। अरे 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 घनश्याम भैया, आप इतनी तेज बारिश में घर के बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। अरे नहीं बहन जी, मैं यहीं ठीक हूँ, मेरे पैर पूरे कीचड़ से भरे हैं। इतना भी कहाँ कीचड़ लगा है, पैर तो आपके साफ है। चलिए अब आप जल्दी से फटाफट से अंदर आ जाइए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वो बोल रहा है तो रहने दो ना, उससे बाहर फालतू में हमारी फर्श खराब हो जाएगी। होती है तो हो जाने दीजिए, हम साफ कर देंगे। मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, आप ही ने घनश्याम भैया को बाहर खड़ा किया होगा, है ना? मैंने कहाँ कुछ कहा, वो ही अपनी इच्छा से बाहर खड़ा हो गया। ठीक है घनश्याम भैया, आप अंदर आ जाओ, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है,
कहीं आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। नैना के इतना कहने पर आखिरकार घनश्याम घर के अंदर आ ही जाता है। घनश्याम भैया, आप बैठिए, बारिश का मौसम है, मैं झटपट से गर्मा गर्म चाय और पकोड़े बनाती हूँ। मैं यूं गई और यूं आई, आप कहीं जाइएगा मत। घनश्याम कुर्सी पर बैठ जाता है और नैना किचन की ओर चली जाती है। तुम्हें दिखता नहीं मेरी कुर्सी खराब हो रही है? तुम पूरे भीगे हुए हो, उठो कुर्सी पर से, बेवकूफ कहीं का। तुम यहीं खड़े रहो, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। जमींदार पैसे लाने के लिए अपने कमरे में चला जाता है और कुछ देर बाद पैसे लेकर वापस आ जाता है। मैं तुम्हें पैसे ऐसे ही नहीं दूंगा, मेरी एक शर्त है। और वो शर्त क्या है मालिक? जब तक तुम मेरे पूरे पैसे वापस नहीं कर देते, तब तक तुम्हें अपने बेटे को हर रोज सुबह हमारे घर का काम करने के लिए भेजना होगा। लेकिन मालिक, वो तो अभी बच्चा है, वो बहुत छोटा है। तो क्या हुआ, हाथ पैर तो है ना उसके, कर लेगा वो काम। बच्चे की इतनी फिक्र है तो तुम आ जाओ काम के लिए। नहीं नहीं मालिक, मैं कैसे आ सकता हूँ? मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, उसके पास रुकना और उसका ख्याल रखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता। ठीक है, तो कल से अपने बेटे को भेज देना काम करने के लिए। घनश्याम अपने दिल पर पत्थर रखकर बोलता है। ठीक है मालिक, मैं भेज दूंगा। ये बोलकर घनश्याम वहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद नैना पकोड़े लेकर वहाँ पर आ जाती है। अरे, घनश्याम भैया चले गए क्या? हाँ, अभी अभी गया है। क्या आप भी? उन्हें रुकने को तो कह देते। आपको तो पता था ना कि मैं उनके लिए चाय और पकोड़े बना रही थी। घनश्याम अपने घर पहुँच जाता है। आ गए आप? हाँ, और जमींदार से पैसे भी लाया हूँ। अब हम अपने घर की मरम्मत कर सकते हैं। लेकिन जमींदार ने कहा है कि हमारे चिंटू को इसके बदले उनके घर में काम करने के लिए भेजना होगा। क्या? वो तो अभी बहुत छोटा है, उनकी अभी खेलने कूदने की उम्र है, वो कैसे सारा काम कर पाएगा? आप इसके लिए कैसे तैयार हो गए जी? क्या करूँ भाग्यवान, मैं मजबूर हूँ। मैं भी हमारे चिंटू को जमींदार के यहाँ काम करने नहीं भेजना चाहता, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जंगल जाऊँगा। मैंने सुना है कि वहाँ खूबसूरत चमकीले पत्थर हैं। मैं वो पत्थर लेकर आऊँगा और उससे मैं आकर्षक मूर्तियाँ और बर्तन बनाऊँगा, और हमारे घर के बाहर जो चौपाल है ना, वहाँ एक छोटी सी दुकान लगाऊँगा। चौपाल पर हमेशा लोगों का आना जाना लगा रहता है, और मुझे यकीन है कि हर रोज़ कोई ना कोई तो हमसे चमकीले बर्तन और मूर्तियाँ ज़रूर खरीदेगा, जिससे हमारे पास कुछ पैसे भी आ जाएंगे और मैं तुम्हारा ख्याल भी रख पाऊँगा, और जल्दी से जल्दी ज़मींदार के पैसे भी दे दूँगा, और फिर हमारे चिंटू को भी ज़मींदार के यहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तुम चिंटू की चिंता मत करो नैना, बहन जी का स्वभाव बहुत अच्छा है, वो सब संभाल लेंगी। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। चिंटू मेरे जिगर का टुकड़ा है, इतनी छोटी उम्र में उसे काम करना भेजना मुझे सही नहीं लग रहा है। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, मुझ पर भरोसा रखो, कुछ ही दिनों की बात है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ठीक है जी, जैसा आप कहें। ज़्यादा समय न गंवाते हुए घनश्याम ने जमींदार के दिए पैसों से घर की छत को ठीक करवा लिया, और अगली सुबह घनश्याम चिंटू को लेकर जमींदार के यहाँ पर चला जाता है। और उस समय जमींदार और नैना कमरे में बैठे होते हैं। अरे घनश्याम भैया, आज तो आप अपने नन्हे चिंटू के साथ आए हो, आइए आइए अंदर आइए ना। नहीं नैना बहन, मुझे चलना होगा, बस मैं चिंटू को आपके यहाँ छोड़ने आया था। चिंटू को यहाँ छोड़ने आए थे? मतलब मैं समझी नहीं। अरे भाग्यवान, घनश्याम ने कल हमसे कुछ पैसे उधार लिए थे, और मैंने उसके बदले एक शर्त रखी थी कि जब तक वो पैसे नहीं चुका देता तब तक उसका बेटा चिंटू हमारे यहाँ काम करेगा, ताकि वो जल्दी से जल्दी हमारे पैसे लौटा दे। छी 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 छी, आप कितने निर्दयी हो। जरा देखो उस मासूम को, क्या आपको उसकी मासूमियत को देखकर जरा भी दया नहीं आती? अरे भाग्यवान, तुम दिन भर काम करके थक जाती हो, मुझे लगा कि तुम्हें थोड़ा सहारा मिल जाएगा।
मुझे सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है। घनश्याम भैया, आप चिंटू को अपने घर पर वापस ले जाइए। और हाँ जमींदार जी, मैं घनश्याम भैया को अच्छे से जानती हूँ, वो आपका पैसा जल्द से जल्द लौटा देंगे। घनश्याम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने बेटे के मासूम चेहरे की ओर देखता है और उसे कसकर गले लगा लेता है। नैना बहन, मैं आपके ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बोलकर घनश्याम अपने घर की ओर निकल जाता है और अपने घर पर पहुंच जाता है। अजी, क्या हुआ? आप चिंटू को भी साथ में लेकर आ गए हैं? हाँ भाग्यवान, मैंने कहा था ना कि नैना बहन का स्वभाव बहुत अच्छा है, वो सब संभाल लेंगी। उन्होंने ही जमींदार से कहा कि चिंटू हमारे यहाँ काम नहीं करेगा और उन्होंने हमें वापस घर भेज दिया। भगवान भला करे नैना बहन का। चलो, अब मैं जंगल की ओर जाता हूँ और चमकीले पत्थर ढूंढ कर लाता हूँ और जल्दी से जल्दी काम शुरू कर देता हूँ। जमींदार का कर्जा भी तो चुकाना है ना। पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अरे नहीं चिंटू बेटा, तुम यहीं घर में रहकर अपनी माँ का ख्याल रखना। मैं चमकीले पत्थर लेकर जल्दी ही लौटूंगा। ठीक है पिताजी, लेकिन आते आते मेरे लिए जंगल से मीठे बेर ले आना। ठीक है चिंटू, मैं तुम्हारे लिए बेर ले आऊंगा। घनश्याम जंगल की ओर निकलने ही वाला होता है कि तभी उसके घर पर जमींदार आ जाता है। अरे मालिक, आपका हम गरीबों के घर कैसे आना हुआ? तुमने मुझसे कुछ पैसे लिए थे ना, उसके सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ। ये मैं कुछ कागज लाया हूँ, इस पर तुम अपना अंगूठा लगाओ और अपने घर के कागज मुझे दे दो। बिना सोचे समझे घनश्याम जमींदार से लाए हुए कागज पर अंगूठा लगवा देता है। ये किस बात के कागज लाए हो आप मालिक? यदि तुम मेरे पैसे 2 महीनों के अंदर नहीं देते हो तो ये घर मेरे नाम हो जाएगा। अब तुम जाओ और अपने घर के कागजात मुझे ला कर दो। ऐसा मत करो मालिक, हम पर रहम करो। यदि आपने हमारे ये घर की छत हमसे छीन ली तो मैं अपनी बीमार पत्नी और अपने बेटे को इस बारिश में कहाँ लेकर जाऊंगा? ये तुम्हें पैसे लेने से पहले सोचना चाहिए था। घनश्याम मजबूर होकर अपने घर के कागज दे देता है और जमींदार वहां से चला जाता है। बिंदु, मुझे जल्दी से जल्दी पैसों का इंतजाम करना होगा, नहीं तो ये घर हमसे छीन लिया जाएगा। मैं जल्दी ही जंगल की ओर निकल जाता हूँ और चमकीले पत्थर लाकर काम शुरू कर देता हूँ। इतना बोलकर घनश्याम चमकीले पत्थर की खोज में जंगल की ओर निकल जाता है और वो जंगल पहुंच जाता है। कहाँ है चमकीला पत्थर? मुझे तो यहाँ कोई पत्थर दिखाई नहीं दे रहा। शायद मुझे जंगल की ओर और अंदर जाना चाहिए, वहाँ मुझे चमकीला पत्थर मिल जाएगा। घनश्याम जंगल के थोड़ा और अंदर चला जाता है और उसे चमकीला पत्थर मिल जाता है। वो रहा चमकीला पत्थर। चलो, मैं इसे अपने सर पर उठा लेता हूँ। आज के लिए इतना काफ़ी होगा, लेकिन पहले मैं चिंटू के लिए मीठे बेर ले लेता हूँ। कहाँ हैं मीठे बेर? वो रहे। चलो, मैं फटाफट इसे तोड़ लेता हूँ। घनश्याम मीठे बेर तोड़ने लगता है और उसके बाद चमकीले पत्थर को अपने सर पर उठा लेता है और घर के लिए निकल जाता है। आ गए आप? पिताजी, आप मेरे लिए मीठे बेर लाए हो ना? लाओ, जल्दी से मुझे मीठे बेर दे दो। हाँ हाँ चिंटू, लाया हूँ, ज़रा सब्र करो, अभी तुम्हें मीठे बेर देता हूँ। घनश्याम चिंटू को मीठे बेर देता है और चिंटू उसे खुशी खुशी खाने लगता है। बिंदु, मैं अब चाय बना देता हूँ। चाय के साथ तुम थोड़ी रोटी खा लेना। तुम्हें दवाइयाँ भी तो लेनी हैं। और देखो, मैं चमकीला पत्थर ले आया हूँ। अब जल्दी से चाय बनाकर फटाफट काम पर लग जाता हूँ। ये पत्थर तो बहुत खूबसूरत है, इससे आप एक खूबसूरत बर्तन बनाना जी। हाँ, तुम देखना, मैं इस पत्थर से बहुत सुंदर बर्तन बनाऊंगा और इसकी मुझे बहुत अच्छी कीमत भी मिलेगी। कुछ देर बाद घनश्याम अपने घर के बाहर चमकीले पत्थर से बर्तन बनाने में लग जाता है। कुछ देर मशक्कत करने के बाद बर्तन बनकर तैयार हो जाता है। देखो भाग्यवान, मैंने बर्तन बना दिया। कैसा लग रहा है? अरे वाह जी, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। देखना, ये बर्तन बहुत जल्दी ही बिक जाएंगे। हाँ भाग्यवान, लेकिन हम इस बर्तन की क्या कीमत रखें? बर्तन की सुंदरता और आपकी मेहनत को देखते हुए मुझे लगता है कि इस बर्तन की कीमत आप 200 रुपये रखना।
हाँ, मुझे भी यही लगता है। तो ठीक है, हम इसकी कीमत 200 रुपये रख देते हैं। अगली सुबह बहुत तेज बारिश हो रही होती है और घनश्याम अपनी पन्नी ओढ़कर वापस जंगल में जाता है और एक एक करके बहुत सारे पत्थर ले आता है और उनसे बहुत सारी खूबसूरत मूर्तियां और बर्तन बनाकर बारिश रुकने के बाद चौपाल पर उसे बेचने के लिए बैठ जाता है। चमकीले बर्तन ले लो और चमकीली खूबसूरत मूर्तियां ले लो। घनश्याम की आवाज सुनकर एक औरत घनश्याम के पास आती है। कितने का है भैया वो बर्तन? कौन सा? ये वाला? ये चमकीला बर्तन 200 रुपए का है बहन जी। अरे अरे, इतना महंगा? मैं तो इसके 20 रुपए दूंगी। अरे नहीं बहन जी, ये तो बहुत कम हो जाएगा। 20 रुपए में दे रहे हो तो दे दो, नहीं तो मैं जा रही हूँ। हाँ। माफ करना बहन जी, मैं इसे 20 रुपए में नहीं बेचूंगा। इसे बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। ठीक है, तो रहने दो, अपना चमकीला बर्तन अपने पास ही रख लो। इतना बोलकर वो औरत वहां से चली जाती है और उसके बाद हर ग्राहक घनश्याम से बर्तन 10 रुपए या 20 रुपए में मांगने लगता है और न चाहते हुए भी घनश्याम बर्तन और मूर्तियां 10 और 20 रुपए में बेच देता है और दुखी होकर वापस घर पर लौट आता है। क्या हुआ जी? आप तो बहुत दुखी लग रहे हैं जी। क्या कोई भी बर्तन नहीं बिका? सारे बर्तन और मूर्तियां तो बिक गईं, लेकिन हमने जितनी आशा की थी उससे बहुत कम दामों में बर्तन और मूर्तियां बिकी हैं। ऐसे हम कैसे 2 महीने में जमींदार का कर्जा चुका पाएंगे? ऐसे तो हमारा घर हमसे छिन जाएगा। कोई बात नहीं जी, बिके तो है ना, घर में थोड़ा पैसा आया तो सही। हाँ भाग्यवान, पैसा तो आया है। ठीक है भाग्यवान, मैं वापस जंगल जाता हूँ और इस बार बहुत सारे चमकीले पत्थर लेकर आता हूँ और बहुत सारे बर्तन और मूर्तियाँ बनाता हूँ, जिससे हमारा मुनाफा भी बढ़ेगा और हम जल्दी से जल्दी जमींदार का कर्जा चुका पाएंगे। ठीक है जी, संभल कर जाना और रात होने से पहले वापस चले आना। और बारिश भी बहुत हो रही है तो सिर पर पन्नी ओढ़ कर जाना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। घनश्याम वापस जंगल की ओर निकल जाता है और जंगल पहुंच जाता है। अरे, यहाँ तो बहुत छोटे छोटे पत्थर बचे हैं। ये तो मेरे किसी काम के नहीं हैं। मुझे जंगल के और अंदर जाना होगा, शायद मुझे वहाँ बड़े बड़े पत्थर मिल जाएं। घनश्याम जंगल के और अंदर जाने लगता है और उसे पहले से बहुत बड़े और बहुत ज़्यादा चमकीले और खूबसूरत पत्थर मिल जाते हैं। घनश्याम पत्थर उठाने ही वाला होता है कि तभी उसके मन में विचार आता है। क्यों ना मैं जंगल के और थोड़ा अंदर चला जाऊं, शायद वहाँ मुझे इससे और बड़े और चमकीले पत्थर मिल जाएं। इस विचार के साथ घनश्याम धीरे धीरे जंगल के और अंदर चला जाता है और उसे वहाँ पर और भी ज़्यादा बड़े और चमकीले पत्थर मिल जाते हैं। अरे वाह, ऐसा लग रहा है कि मेरा भाग्य ही खुल गया। ये पत्थर कितने चमकीले और सुंदर हैं। इससे बहुत ही सुंदर और चमकदार मूर्तियां बनेंगी और लोग इससे बनी मूर्तियों और बर्तन को देख मन चाहे दामों में मुझसे मूर्तियां और बर्तन खरीदेंगे। चलो, अब मैं फटाफट से ये पत्थर घर ले जाता हूँ। घनश्याम पत्थर उठाने लगता है, तभी उसे एक भयानक आवाज आती है। रुक जाओ मनुष्य, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे इलाके में आने की? आज तक जंगल के इतने अंदर कोई मनुष्य नहीं आया और तुम कैसे आ गए? रुको, मैं तुम्हें अभी इसकी सजा देता हूँ। मुझे माफ कर दो भूत, मुझे जाने दो। घर पर मेरी पत्नी बीमार है और मेरा एक छोटा सा बच्चा घर पर मेरी राह देख रहा है। मुझे जाने दो। वो सब मुझे नहीं पता, तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। टिंकू भूत अपनी जादू से घनश्याम पर वार करता है, लेकिन घनश्याम पर उसका कोई असर नहीं होता और टिंकू भूत हैरान हो जाता है। अरे, इसे तो मेरे जादू से कोई नुकसान नहीं हुआ। लगता है ये मनुष्य बहुत ही नेक दिल है, इसीलिए ये मेरे जादू से बच गया। हे मनुष्य, कौन हो तुम? अपने बारे में जरा मुझे बताओ। घनश्याम अपने बारे में सब कुछ टिंकू भूत को बता देता है। अरे घनश्याम, तुम तो अपने जीवन में बहुत सारे दुख झेल रहे हो, लेकिन अब तुम चिंता मत करो। मैं हूं ना तुम्हारा दोस्त,
टिंकू भूत, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। टिंकू भूत घनश्याम के लिए जादू से उन पत्थरों से सुंदर सुंदर मूर्तियां और बर्तन बना देता है और एक छोटी सी गाड़ी भी बना देता है, जिसमें घनश्याम सारी मूर्तियां और बर्तन रखकर अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। घनश्याम हर रोज जंगल जाता और टिंकू भूत उसे पत्थर से बनी सुंदर मूर्तियां और बर्तन बना के देता। ये सिलसिला बहुत दिनों तक चला, जिससे घनश्याम धीरे धीरे अमीर होने लगता है। घनश्याम जमींदार का सारा कर्ज चुका देता है और वो गांव में एक छोटी सी बर्तन और मूर्तियों की दुकान भी खोल देता है और अपने लिए एक बड़ा घर भी बनवा लेता है और अपनी पत्नी का इलाज करवाने शहर जाता है और एक बड़े से हॉस्पिटल में उसे भर्ती करवा देता है और उसका इलाज करवाता है और बिंदु कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है। अब घनश्याम जमींदार से भी ज्यादा अमीर हो जाता है। जमींदार जब भी घनश्याम की ओर दिखता है तो वो आग बबूला हो जाता है। घनश्याम एक दिन बिंदु और चिंटू को अपने साथ टिंकू भूत से मिलवाने के लिए जंगल ले जाता है। टिंकू भूत, तुम कहाँ हो? देखो, मैं मेरे परिवार को तुमसे मिलवाने के लिए ले आया हूँ। टिंकू भूत अपनी जादू से प्रकट हो जाता है और कुछ क्षणों के बाद वो एक खूबसूरत राजकुमार में परिवर्तित हो जाता है। आज तुमने मुझे उस भयानक शरीर और श्राप से आजादी दिलवाई है घनश्याम। मैं शांति धाम का रहने वाला एक राजकुमार हूं। मैंने अपनी सुंदरता के घमंड में आकर एक साधु का मजाक बनाया था, जिस कारण उन्होंने मुझे ये श्राप दे दिया था कि तुम एक भूत का शरीर धारण करोगे और इस जंगल में भटकते रहोगे। मुझे अपनी गलती का एहसास होने के बाद मैंने उनसे माफी मांगी तो उन्होंने मुझसे कहा कि जब तक मैं किसी नेक मनुष्य की मदद नहीं करता तब तक मैं इसी जंगल और इसी भयानक शरीर में फंसा रहूंगा। अब मेरा वापस अपने शांति धाम जाने का समय है। अब मैं चलता हूं। और राजकुमार वहां से गायब हो जाता है और अब घनश्याम खुशी खुशी अपने मजबूत घर में अपने परिवार के साथ रहने लगता है। और अब कितनी भी बारिश क्यों ना हो, उसे अब बारिश के कहर से जरा भी डर नहीं लगता।